हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। तो गाइज, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2015 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो गाइज, अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2015 हिंदी प्रश्न पत्र थर्ड। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। और हमारा आज का पहला प्रश्न है गाइज, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो गाइज, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि घोष, जिसको हम सघोष वर्ण भी कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन उत्पन्न होता है उनको हम घोष या फिर सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे कि ट वर्ग, क वर्ग, ये सब आते हैं। उनमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे कि घ, ग, अंग, ज, झ, इय, ड, ढ, अड़, द, ध, न, ब, भ, म, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवें लाइन का जो व्यंजन होता है वो सारे के सारे घोष, जिसको हम सघोष वर्ण कहते हैं, वो कहलाते हैं और इनको बोलने में प्रकंपन उत्पन्न होता है। आप भी बोलकर ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ग, घ, अंग, ज, झ, इय, प्रत्येक को बोलने में कंपन उत्पन्न हो रहा है। और गाइज, अघोष वर्ण उसे कहते हैं जिनको उच्चारण के समय प्रकंपन या कंपन उत्पन्न नहीं होता है। जैसे में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सब बोलने में कंपन उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो गाइस, हमेशा याद रखिएगा कि जिसको बोलने में कंपन उत्पन्न होता है उसको घोष या फिर सघोष वर्ण, और जिनको बोलने में कंपन नहीं उत्पन्न होता उसको अघोष वर्ण कहते हैं। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आंसर सी, प और फ अघोष ध्वनि है। आई होप गाइस कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो गाइस, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और हमारा प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से रामदहीन मिश्र की कीर्ति कौन सी है? और ऑप्शन है विभक्ति विचार, प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण, भाषा तत्व प्रकाश और हिंदी व्याकरण। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रवेशिका, हिंदी व्याकरण रामदहीन मिश्र की कीर्ति है। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 3 की तरफ। और प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। किस इतिहासकार का कथन है? और ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और बच्चन सिंह। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो गाइज, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। और प्रश्न संख्या 4 है गाइज, हिंदी साहित्य के रीतिकाल का श्रृंगार काल नाम निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने रखा है? और ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और ऑप्शन डी है रामकुमार वर्मा। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य के रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। इसी के साथ गाइज, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को रीतिकाल नाम रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, और उत्तर मध्यकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है, और रीतिकाल ये नाम रामकुमार वर्मा जी ने दिया है। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है, और काव्य विकास सत्यकाम वर्मा ने कहा है। वहीं दरबारी युग रीतिकाल को राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, और कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। वहीं रीति काव्य या काव्य कला युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है हिंदी साहित्य के रीतिकाल को। तो गाइज, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और प्रश्न संख्या 5 है, बालचंद विज्जावई भाषा दुहु नई लग गई
दुज्जन हासा, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? और ऑप्शन है स्वयंभू, नरपति नाल, विद्यापति और मधुकर कवि। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यापति। बालचंद विद्यावई भाषा, दुहु नहीं लग गई दुज्जन हासा, ये पंक्तियाँ विद्यापति जी की हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। और प्रश्न संख्या 6 है, किस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी के द्वारा किया गया है? और ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका, विशल देव रासो और कुमार रासो। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज रासो काव्य की कथा का वर्णन सुक और सुकी द्वारा किया गया है। और प्रश्न संख्या 7 है गाइज, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार घट्टा शब्द का व्यवहार मूलतः किस अर्थ में होता रहा है? और ऑप्शन है छंद के रूप में, कथा के एक अंश के रूप में, और छेदन के अर्थ में, और एक कड़वक के अर्थ में। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार घट्टा शब्द का व्यवहार मूलतः छेदन के अर्थ में होता रहा है। इसी का समश्रुति भिन्नार्थक शब्द धत्ता है, यह एक प्रकार के छंद के रूप में व्यवहृत होता है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। और प्रश्न संख्या 8 है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? और ऑप्शन है सिद्ध, जैन, नाथ पंथ या फिर सखी संप्रदाय। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन नाथ ग्रंथ में हुआ था। संत मत ने नाथ पंथ से काफी कुछ ग्रहण किया है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। और प्रश्न संख्या 9 है, कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार, उपर्युक्त दोहा किस कवि का है? और ऑप्शन है कबीरदास, रहीम, जायसी या फिर दादू दयाल। तो गाइज ये पंक्तियां हैं, ये दोहा हैं दादू दयाल जी के। कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नहीं ना कुछ किया विचार, ये दादू दयाल जी की दोहा है। और वहीं कबीरदास जी का जो दोहा है वो है, सूरा सो पहचानिए लरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कटी मरे कबहू न छाड़े खेत। और जैसी जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, सुख भा सोच एक दुख मानो, ओही बीनु जीवन मरण के जानो। और रहीमदास जी का दोहा है, जा मर विपत्ता पड़त है सो आवत यही देश। तो गाइस प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? और ऑप्शन है विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, हित हरिवंश या फिर मध्वाचार्य। तो गाइस ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। और वहीं पे रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी माने जाते हैं। और संत या फिर संकादी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश प्रवर्तक माने जाते हैं। और स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। वहीं श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी माने जाते हैं। और गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु माने जाते हैं। तो गाइस आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसी से चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। और प्रश्न संख्या 11 है, कहाँ करो वैकुंठ ही जाए, जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाय, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी है? और ऑप्शन है सूरदास, परमानंद दास, नंद दास या फिर रसखान। तो गाइस ये पंक्तियाँ हैं परमानंद दास जी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। वहीं सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत। और नंददास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं, वेद पुराणनि खोज के पायो कतहु न एक, गुण ही के गुण हो ही तुम कहो आकाश ही टेक। और रसखान जी की पंक्तियाँ हैं, या मुरली मुरलीधर की, अधरन न धरो अधरा न धरोंगी। ये पंक्तियाँ रसखान जी की हैं। तो गाइज ये कहाँ करो वैकुंठ ही जाए,
जह नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय। ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं परमानंद दास जी की। तो गाइस इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। और प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? और ऑप्शन है उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद और शेख नबी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्ञानदीप के रचनाकार हैं शेख नबी। और उस्मान जी का एक प्रसिद्ध रचना का नाम है चित्रावली, और वहीं कासिम शाह के रचना का नाम है हंस जवाहिर, और नूर मोहम्मद के रचना का नाम है इंद्रावती। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। और प्रश्न संख्या 13 है, गगन होता नहीं मही होती होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। यह दोहा जैसी की किस काव्य कीर्ति का है? और ऑप्शन है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम या फिर कन्हावत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये पंक्तियाँ आखिरी कलाम की हैं। गगन होता नहीं मही होती होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर। ये पंक्तियाँ आखिरी कलाम की हैं। उसी के साथ गाइज पद्मावत, इस पद्मावत रचना की जो पंक्ति है वो है, सैयद अशरफ पीर प्यारा जे मोही पंथ दिन उजियारा। गाइज ये पंक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसी के साथ गाइज अखरावट, इसकी पंक्तियाँ हैं, कही शरीयत चिश्ती पीरू उघरी अशरफ और जहांगीरू। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। और प्रश्न संख्या 14 है, कमल दल नैननी की उन्मानी बिसरत ना ही सकी, मुँह मनते मंद मंद मुस्कानी। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। और ऑप्शन है नंददास, मीराबाई, रहीम और रस खान। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ये पंक्तियाँ रहीम दास की हैं। इसी के साथ चलते हैं गाइज, मीराबाई का भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और रस खान का भी एक प्रसिद्ध पंक्ति है जो इस प्रकार से है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जा ही निरंतर गावे। ये पंक्तियाँ गाइज रस खान की हैं। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। और प्रश्न संख्या 15 है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। यह काव्य पंक्ति किसकी है? और ऑप्शन हैं गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो गाइज यहाँ पर गोरख जो कि पंक्तियों में आया हुआ है, ये गोरख को देख करके बहुत से जो विद्यार्थी होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो गोरखनाथ पर ट्रिक लगाकर आ जाते हैं, जो कि उनका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन ये पंक्तियाँ गाइस तुलसीदास की हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। एक बार फिर से सुन लीजिए, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। यह काव्य पंक्तियाँ तुलसीदास जी की हैं। और वहीं गोरखनाथ जी का जो पंक्ति है वो है, अंजनी माही निरंजन भेट्या और तिलमुख भेटा तेलम। ये भी गोरखनाथ जी की ही पंक्तियाँ हैं। वहीं कबीरदास जी की पंक्तियाँ हैं, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू गोरख अटके कालपुर। और जैसी जी की पंक्तियाँ हैं, कौन कहावे साहू नयन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 16 की तरफ। और प्रश्न संख्या 16 है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? और ऑप्शन है कबीरदास, जायसी, रहीम या फिर रस खान। तो गाइज जो रामचंद्र शुक्ल ने ये पंक्तियाँ कहा है, यह पंक्तियाँ जायसी के लिए कहा है। जायसी के बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबियत मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। ये पंक्तियाँ जायसी का है। वहीं कबीर के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा हुआ है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ।
हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। और रामचंद्र शुक्ल जी का रस खान के बारे में पंक्तियां इस प्रकार से हैं। इनकी कीर्ति परिणाम में तो बहुत अधिक नहीं है, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। वहीं रहीम के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये पंक्तियां कही हैं और लिखा है, ये दानी और परोपकारी ऐसे थे कि अपने समय के कर्ण माने जाते थे। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। और प्रश्न संख्या 17 है, हीन भये जल मीन अधीन कहाँ कतिमो अकुलानी समाने, नीर सनेही को लाए कलंक निराश हवे कायर त्यागत प्राणय। नीर सनेही में कौन सा अलंकार है? और ऑप्शन है अभंग पद श्लेष, सभंग पद श्लेष, श्लेष वक्रोक्ति या फिर श्लेष और वक्रोक्ति। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीन भये जल मीन अधीन कहाँ कतिमो अकुलानी समाने, नीर सनेही को लाए कलंक निराश वै कायर त्यागत प्राणय। इसमें नीर सनेही में सभंग पद श्लेष अलंकार है। तो गाइज एक बार इसका व्याख्या मैं कर देती हूँ। जब किसी श्लिष्ट पद का अलग अलग खंड करने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त होता है तो वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब किसी श्लिष्ट पद का अलग अलग खंडन करके अलग अलग अर्थ प्राप्त किया जाता है तो वहाँ पर सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर एक खंड होगा नीर जिसका अर्थ है पानी, वहीं स्नेही जिसका अर्थ है स्नेह या फिर प्रिय, अर्थात प्रिय स्नेह पानी या निर्मल पानी। इसका दूसरा खंड होगा नीर अर्थात रस, और स्नेही का दूसरा अर्थ होगा प्रेमी या प्रेम करने वाला अर्थात रसात्मक प्रेमी। अतः नीर स्नेही में सभंग पद श्लेष अलंकार है। तो गाइज आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। और प्रश्न संख्या 18 है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? और ऑप्शन है सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन या फिर काव्य भेद। तो गाइज भिखारी दास ने सर्वांग विवेचन का प्रयोग किया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्वांग विवेचन। रीतिकाल के सर्वांग विवेचन कवियों में भिखारी दास का नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काव्य निर्णय इनका सर्वांग विवेचन ग्रंथ है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भाषा, उत्तम काव्याकार के गुण, शब्द शक्ति, रस सामग्री, ध्वनि, अलंकार, गुण दोष आदि सभी का बखूबी वर्णन किया गया है। तो गाइज भिखारी दास ने काव्य निर्णय में सर्वांग विवेचन किया है। तो गाइज आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। और प्रश्न संख्या 19 है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? और ऑप्शन है बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, या ऑप्शन सी है बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, और डी ऑप्शन है बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र बहुत कम है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के संदर्भ में लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, काव्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 20 की तरफ। और प्रश्न संख्या 20 है, जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीतकालीन चित्त वृत्ति का वर्णन किया है? और ऑप्शन है चाचा हित वृंदावन दास, भगवत रसिक अलबेली अली या फिर नागरी दास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा अतीतकालीन चित्त वृत्ति का वर्णन किया है वो है नागरी दास। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। और प्रश्न संख्या 21 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार
गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? और ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर शिवदान सिंह चौहान। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइनों में जो कि पंक्तियाँ दी गई हैं। तो अक्सर आप लोगों ने आंसर में देखा होगा कि जो भी इतनी बड़ी पंक्तियाँ दी जाती हैं और लिखी गई होती हैं कथन, वो अक्सर करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के होते हैं। तो गाइज ये कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो इन्होंने लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। शुक्ल ने भारतेंदु के बारे में आगे कहा है कि वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। और प्रश्न संख्या 22 है, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं लेख के रचनाकार हैं? और ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं, इस लेख के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वहीं पर हिंदी भाषा, इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और बालकृष्ण भट्ट के रचना का नाम है साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है। और रामचंद्र शुक्ल जी का लेख है भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। और प्रश्न संख्या 23 है, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत लिखी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? और ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो गाइज ये पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। वही मैथिली शरण गुप्त जी का पंक्ति है, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। तो गाइज ये जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की हैं। वहीं जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं, जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा। वहीं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां हैं, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 24। और प्रश्न संख्या 24 ये रहा, देहाती दुनिया के लेखक हैं। और ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, सुदर्शन, शिव पूजन सहाय और राहुल सांकृत्यायन। तो गाइज देहाती दुनिया के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। वहीं गाइज देहाती दुनिया का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1926 ईस्वी में। वहीं शैतान की आंख, इसके रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है और शैतान की आंख का प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था। वहीं सुदर्शन के रचना का नाम है हार की जीत और इसका प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में। वहीं गाइज रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी जो रचना है वो है पतितों के देश में और उसका प्रकाशन हुआ था 1930 से 33 ईस्वी के बीच में। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। और प्रश्न संख्या 25 है, यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस उपन्यास से ली गई हैं? और ऑप्शन है मैला आंचल, काल कथा, पीढ़ियाँ या इन्हीं हथियारों से। तो गाइज ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां मैला आंचल से ली गई हैं। वहीं गाइज काल कथा, इसके जो रचनाकार हैं कामतानाथ हैं और मैला आंचल के रचनाकार हैं फरीश्वरनाथ रेणु। वहीं पीढ़ियाँ, इसके उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर और इन्हीं हथियारों से के उपन्यासकार हैं अमरकांत। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। और प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? और ऑप्शन है लियो लावेंथल, जॉर्ज लुकाच, जाक देरिदा,
इप्पोलितेन। तो गाइज जो मार्क्सवादी विचारक हैं वो हैं जॉर्ज लुकाच। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्ज लुकाच, फ्रेडरिक एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग, कार्डवेल, मैक्सिम गोर्की, ये सब जो हैं वो मार्क्सवादी विचारक हैं। वहीं जैक देरिडा उत्तर आधुनिकतावादी हैं। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की तरफ। और प्रश्न संख्या 27 है, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीरों पर चांदनी आधारित है। और ऑप्शन है शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, और डी ऑप्शन है एशिया प्रवास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोप प्रवास। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीरों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर आधारित है। और चीरों पर चांदनी का प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 28, और प्रश्न संख्या 28 है, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? और ऑप्शन है 1907 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1914 ईस्वी, 1920 ईस्वी। तो गाइज अछूत की शिकायत इस कविता का प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। वहीं अछूतों का पैगंबर, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है जो कि अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है। और अछूतों का पैगंबर इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी, और इसके रचनाकार हैं गाइज बिहारी लाल हरित। और प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? और ऑप्शन है वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाल पसीना। उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है। और ये उपन्यास गाइज अभिमन्यु अनंत के द्वारा लिखा गया है। और अभिमन्यु अनंत अप्रवासी भारतीय हैं और इनके उपन्यास अप्रवासी जीवन से संबंधित होते हैं। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। और प्रश्न संख्या 30 है, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? और ऑप्शन है सुशीला टाकभोरे, सविता सिंह, अनामिका, प्रभा खेतान। तो स्त्रीत्व का मानचित्र ये रचना है अनामिका का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, अनामिका। वहीं प्रभा खेतान जी का एक प्रसिद्ध रचना है उपनिवेश में स्त्री। और वहीं सुशीला टाकभोरे की रचना का नाम है परिवर्तन जरूरी था। और सविता सिंह का जो रचना का नाम है वो है नींद थी और रात थी। ये रचना जो है सविता सिंह की है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। और प्रश्न संख्या 31 है, भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? और ऑप्शन है विशस्य विषमौषधम, नील देवी, अंधेर नगरी, या फिर भारत दुर्दशा। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को अच्छी तरह से आ रहा होगा। और भारतेंदु जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और उस नाटक का नाम है भारत दुर्दशा, जिसको भारतेंदु जी ने नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा हुआ है। और विशस्य विषमौषधम जो कि भाड़ एक पात्रीय नाटक है, नील देवी गीति रूपक नाटक है, वहीं अंधेर नगरी एक प्रहसन है। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। और प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? और ऑप्शन है नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। तो गाइज कोर्ट मार्शल नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, कोर्ट मार्शल, जिसमें कि जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। वही नाटक बाल भगवान में इसमें अंधविश्वास, अवसरवादिता आदि से संबंधित विषयों को उठाया गया है। वही जलता हुआ रथ इसमें शोषण और शोषित के बीच का संघर्ष के विषय को उठाया गया है। और सबसे उदास कविता में वर्ग संघर्ष के चित्रण को उठाया गया है समस्या के रूप में। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। और प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या
दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? और ऑप्शन है राजा नंगा है, लोमड़ वेश, शस्त्र संतान, कैंप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, रामेश्वर प्रेम का लोमड़ वेश नाटक है, जिसमें बेन जॉनसन के नाटक वालपोनी या दी फॉक्स का हिंदी रूपांतरण हुआ है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। और प्रश्न संख्या 34 है गाइज, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? और ऑप्शन है अधिकार का रक्षक, बहने, सूखी डाली या फिर तौलिए। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। और प्रश्न संख्या 35 है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है? और ऑप्शन है 1795 ईस्वी, 1772 ईस्वी, 1817 ईस्वी या फिर 1840 ईस्वी। तो गाइज बायोग्राफिया लिटरेरिया इसका प्रकाशन वर्ष है 1817 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। वहीं द फ्रेंड इसका प्रकाशन वर्ष है 1817। एड्स टू रिफ्लेशन इसका प्रकाशन वर्ष 1825 ईस्वी। और ये जो सभी रचनाएं मैंने अभी बोला, ये सभी की सभी रचनाएं सैमुअल टेलर कॉलरिज की रचनाएं हैं। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। और प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? और ऑप्शन है रेम्बलर, साइंस एंड पोएट्री, इल्यूजन एंड रियलिटी, एस्थेटिक। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेम्बलर जॉनसन की कीर्ति है। वहीं साइंस एंड पोएट्री ये जो रचना है वो है रिचर्ड्स का। और इल्यूजन एंड रियलिटी ये रचना कार्डवेल की है। और एस्थेटिक ये रचना है क्रोचे का। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। और प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? और ऑप्शन है स्मिनगार्ड, रोला बार्थ, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन क्रो रेंसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, रोला बार्थ नई आलोचना से संबंधित नहीं है। और वहीं पे स्पिनगार्ड, क्लिंट ब्रुक्स, जॉन क्रो रेंसम, इजरा पाउंड, विलियम एम्सन, एलन टेट ये जो समीक्षक हैं ये नई समीक्षा से संबंधित हैं। लेकिन रोला बार्थ उत्तर संरचनावादी से संबंधित हैं। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। और प्रश्न संख्या 38 है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? और ऑप्शन है रस अखंड है, बी ऑप्शन है रस स्वप्रकाश है, सी ऑप्शन है रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, और डी ऑप्शन है रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। यह जो कथन है यह आचार्य विश्वनाथ जी का नहीं है। और बाकी रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है। लेकिन रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है यह कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। और जो सभी कथन दिए गए हैं वो विश्वनाथ जी का है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। और प्रश्न संख्या 39 है गाइज, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? और ऑप्शन है 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी। तो गाइज आपके जानकारी के लिए बता दें कि जो ध्वन्यालोक है ये 9वीं शताब्दी में लिखा गया ग्रंथ है और इसके लेखक हैं आनंदवर्धन। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही हुआ उत्तर 9वीं शताब्दी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। और प्रश्न संख्या 40 है, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती, किसका कथन है? और ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी,
रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो गाइज ये कथन रामविलास शर्मा जी का है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज नहीं होती। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। वहीं विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, फलितार्थ यह हुआ कि समष्टि चित्त में अनुकूल भावांदोलन पैदा करने वाला तत्व ही सौंदर्य है। और वहीं नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है कि सौंदर्य असत्य तो हो नहीं सकता, वह तो चेतना की झलक है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 41 देख लेते हैं गाइज। और प्रश्न संख्या 41 है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। और ऑप्शन है हंस जवाहिर, जयचंद्र प्रकाश, मधुमालती, मृगावती। बी ऑप्शन मधुमालती, मृगावती, जयचंद्र प्रकाश, हंस जवाहिर। सी ऑप्शन मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर, जयचंद्र प्रकाश। और डी ऑप्शन है जयचंद्र प्रकाश, मृगावती, मधुमालती, हंस जवाहिर। तो गाइज हंस जवाहिर का प्रकाशन 1731 ईस्वी में हुआ। वही मधुमालती का जो प्रकाशन है 1545 ईस्वी। जयचंद्र प्रकाश का जो रचना काल है वो है 1224 ईस्वी। और मृगावती का प्रकाशन वर्ष है 1501 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, जयचंद्र प्रकाश, मृगावती, मधुमालती और हंस जवाहिर। तो इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। और प्रश्न संख्या 42 है गाइज, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है। और ऑप्शन है जगनीक, खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई। बी ऑप्शन खुसरो, श्रीधर, चंद्रबरदाई, जगनीक। सी ऑप्शन चंद्रबरदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर। और डी ऑप्शन श्रीधर, खुसरो, चंद्रबरदाई, जगनीक। तो गाइज जो श्रीधर है इनका जन्म काल है 1355 ईस्वी। चंद्रबरदाई का जन्म काल है 1168 ईस्वी। वहीं खुसरो का जन्म काल है 1225 ईस्वी। और जगनीक का जो जन्म काल है वो है 1173 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, चंद्रबरदाई 1168 ईस्वी, जगनीक 1173 ईस्वी, खुसरो 1255 ईस्वी और श्रीधर 1355 ईस्वी। तो गाइज प्रश्न संख्या 43 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 43 है, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम है। और ऑप्शन ए है चिंतामणि, बिहारी, घनानंद, मतीराम। बी ऑप्शन है बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, घनानंद। और सी ऑप्शन है मतीराम, बिहारी, घनानंद, चिंतामणि। और डी ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, मतीराम, चिंतामणि। तो गाइज मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी। वहीं घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी। और बिहारी का जन्म काल है 1595 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, बिहारी 1595, चिंतामणि 1609 ईस्वी, मतीराम 1617 ईस्वी और घनानंद 1689 ईस्वी। प्रश्न संख्या 44, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है। और ऑप्शन है ए है गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र, वैताल। और बी ऑप्शन है वैताल, गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र। और सी ऑप्शन है गुमान मिश्र, आलम, वैताल, गोविंद स्वामी। डी ऑप्शन है आलम, वैताल, गुमान मिश्र, गोविंद स्वामी। तो गाइज गोविंद स्वामी का रचना काल है 1543 ईस्वी। वहीं आलम का रचना काल है 1683 ईस्वी। और गुमान मिश्र का रचना काल है 1743 ईस्वी। वहीं बैताल का रचना काल है 1782 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गोविंद स्वामी, आलम, गुमान मिश्र और बैताल। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। और प्रश्न संख्या 45 है, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है। और गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और शानदार प्रश्न है। और ऑप्शन ए है चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। गाइज इस प्रश्न को मैं पिछले क्लास में भी बता चुकी हूँ। बी ऑप्शन है गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। और सी ऑप्शन है चित्त स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी। और डी ऑप्शन है परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी। तो गाइज
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कृष्ण भक्त कवियों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया हुआ है। सबसे पहले तो उन्होंने परमानंद दास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी इनका नाम लिखा है। गाइस, इसको और भी लाइन बाय लाइन में बता देती हूँ। जैसे में सबसे पहले तो सूरदास, उसके बाद नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, और फिर उसके बाद और आते हैं चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में कृष्ण भक्त कवियों को प्रस्तुत किया हुआ है। तो गाइस, चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 46 की तरफ। और प्रश्न संख्या 46 है, रचना काल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? और ऑप्शन है, ए है अर्धनारीश्वर, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो। बी ऑप्शन, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, कोई तो, ढलती रात। सी ऑप्शन, ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। और डी ऑप्शन, कोई तो, अर्धनारीश्वर, स्वप्नमयी, ढलती रात। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ढलती रात। इसका प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। वहीं स्वप्नमयी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। वहीं पर कोई तो, इसका प्रकाशन वर्ष 1980 ईस्वी। और अर्धनारीश्वर का प्रकाशन वर्ष है 1992 ईस्वी। तो गाइस, प्रश्न संख्या 47 की तरफ चलते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी न भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो गाइज, प्रश्न संख्या 47 है, कथाकारों का जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी, नरेंद्र कोहली। बी ऑप्शन, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, मन्नू भंडारी। और सी ऑप्शन, मन्नू भंडारी, विष्णु प्रभाकर, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती। डी ऑप्शन, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मन्नू भंडारी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विष्णु प्रभाकर। इनका जन्म है 1912 ईस्वी। और धर्मवीर भारती, इनका जन्म है 1926 ईस्वी। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी। और नरेंद्र कोहली का जन्म 1940 ईस्वी। तो गाइस, चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 48 की तरफ। और प्रश्न संख्या 48 है, गाइस, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं जेआरएफ की परीक्षाओं में। तो गाइस, प्रश्न संख्या 48 है, रचना काल के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र। बी ऑप्शन, नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, सेवा सदन, बूंद और समुद्र। सी ऑप्शन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी, बूंद और समुद्र, सेवा सदन। और डी ऑप्शन है बूंद और समुद्र, सेवा सदन, अधकिला फूल, नूतन ब्रह्मचारी। तो गाइस, सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी। बूंद और समुद्र का प्रकाशन वर्ष 1956 ईस्वी। अधखिला फूल का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी। वहीं नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन वर्ष है 1886 ईस्वी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, नूतन ब्रह्मचारी, अधखिला फूल, सेवा सदन और बूंद और समुद्र। इसी के साथ प्रश्न संख्या 49। और प्रश्न संख्या 49 है, रचना काल के अनुसार कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है, एक धनी व्यक्ति का बयान, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी। बी ऑप्शन, भूख के 3 दिन, ये तेरे प्रतिरूप, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। और सी ऑप्शन, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, एक धनी व्यक्ति का बयान, सतह से उठता आदमी। डी ऑप्शन, ये तेरे प्रतिरूप, भूख के 3 दिन, सतह से उठता आदमी, एक धनी व्यक्ति का बयान। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तेरे प्रतिरूप। गाइज, आपको बता दें कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। वहीं भूख के 3 दिन का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। और सतह से उठता आदमी, गाइज, इसके रचनाकार मुक्तिबोध हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। और एक धनी व्यक्ति का बयान, इसका प्रकाशन वर्ष है 1997 ईस्वी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ। और प्रश्न संख्या 50 से गाइज, रचना जयशंकर प्रसाद के काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। और ऑप्शन ए है आंसू झरना, प्रेम पथिक लहर। बी ऑप्शन, प्रेम पथिक झरना आंसू लहर। सी ऑप्शन, झरना लहर आंसू प्रेम पथिक। और डी ऑप्शन, प्रेम पथिक लहर झरना आंसू।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर। गाइस, प्रेम पथिक का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। वहीं झरना का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी और आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी है। वहीं लहर का प्रकाशन वर्ष है 1933 ईस्वी। तो गाइस, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। और प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। और ऑप्शन है युगांत, स्वर्णधूलि, सत्यकाम, लोकायतन। बी ऑप्शन है लोकायतन, सत्यकाम, स्वर्णधूलि, युगांत। और सी ऑप्शन सत्यकाम, स्वर्णधूलि, युगांत, लोकायतन। डी ऑप्शन युगांत, स्वर्णधूलि, लोकायतन, सत्यकाम। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, युगांत का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। वहीं स्वर्णधूलि का प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी और लोकायतन का प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी और सत्यकाम का प्रकाशन वर्ष है 1975 ईस्वी। तो गाइस, चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 52 की तरफ। और प्रश्न संख्या 52 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम क्या है। और ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बी ऑप्शन है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और सी ऑप्शन है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। और डी ऑप्शन है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। इसका प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी और रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। वहीं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। और वहीं पर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके रचनाकार हैं बच्चन सिंह और प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। वहीं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसके रचनाकार हैं सुमन राजे और रचना काल है 2003 ईस्वी। तो गाइज, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 53 की तरफ। और प्रश्न संख्या 53 है गाइज, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है, विषवंश। बी ऑप्शन त्रिशंकु, विषवंश, आला अफसर, भूख आग है। सी ऑप्शन आला अफसर, त्रिशंकु, भूख आग है, विषवंश। और डी ऑप्शन है विषवंश, आला अफसर, त्रिशंकु, भूख आग है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। वहीं त्रिशंकु का गाइज, ये जो सभी है ये नाटक हैं और त्रिशंकु नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1973 ईस्वी और आलम अफसर का प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। वहीं भूख आग है का प्रकाशन वर्ष है 1998 ईस्वी और विषवंश का प्रकाशन वर्ष है गाइज 1999 ईस्वी। तो गाइज, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। और प्रश्न संख्या 54 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, रिवैल्यूएशन। और बी ऑप्शन है द सेक्रेड वुड, रिवैल्यूएशन, एस्थेटिक, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। सी ऑप्शन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड, रिवैल्यूएशन। और डी ऑप्शन है रिवैल्यूएशन, प्रैक्टिस, क्रिटिसिज्म, एस्थेटिक, द सेक्रेड वुड। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एस्थेटिक। इसका प्रकाशन वर्ष है 1902 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं क्रोचे। वहीं द सेक्रेड वुड, इस ग्रंथ का रचनाकार है गाइज 1920 ईस्वी और ग्रंथकार हैं इलियट। और प्रैक्टिस क्रिटिसिज्म का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रिचर्ड्स। और रिवैल्यूएशन का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936 ईस्वी और इसके ग्रंथकार हैं फ्रैंक रेमंड लिविज। तो गाइज, चलते हैं प्रश्न संख्या 55 की तरफ। और प्रश्न संख्या 55 है गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो गाइज, प्रश्न संख्या 55 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। और ऑप्शन ए है रसमीमांसा, कालिदास की निरंकुशता, शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। वहीं ऑप्शन बी है शुद्ध कविता की खोज, कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। और सी ऑप्शन है कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा,
शुद्ध कविता की खोज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। और डी ऑप्शन है कालिदास की निरंकुशता, रसमीमांसा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, शुद्ध कविता की खोज। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालिदास की निरंकुशता। इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी और इसके जो ग्रंथकार हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। वहीं रसमीमांसा, इसका प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी और ग्रंथकार हैं रामचंद्र शुक्ल। और गाइज ये रसमीमांसा, ये जो आलोचना ग्रंथ है, ये बहुत बार पूछता है और इसके ग्रंथकार का नाम भी पूछता है। तो गाइज इसको हमेशा इंपॉर्टेंट रूप से लिख लीजिएगा और हमेशा इसको याद रखिएगा। और जो इसके बाद है शुद्ध कविता की खोज, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1966 ईस्वी और इसके ग्रंथकार है रामधारी सिंह दिनकर। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसका प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी और इसके ग्रंथकार हैं गाइज रामविलास शर्मा। इसी के साथ चलते हैं गाइज प्रश्न संख्या 56 की तरफ। और प्रश्न संख्या 56 है, 56 से 65 तक के प्रश्नों को कथन के रूप में दिए गए हैं और विकल्प का चयन करके हमको इसको उत्तर के रूप में देखना है। और इसके उत्तर को विकल्प के रूप में दिया गया है जो कि हमको चुन करके इसका उत्तर बताना है। तो गाइज प्रश्न संख्या 56 है, स्थापना दिया गया है काव्येषु नाटकम रम्यम और तर्क दिया गया है क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी ललित कलाओं का समन्वय होता है। और ऑप्शन ए है ए सही आर गलत, बी ऑप्शन ए गलत आर गलत और सी ऑप्शन दोनों सही और डी ऑप्शन ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। काव्यों में नाटक रमणीय होता है, अर्थात काव्येषु नाटकम रम्यम। नाटक रमणीय इसलिए होता है क्योंकि उसमें काव्य के साथ साथ सभी प्रकार की ललित कलाओं, शीतलता, सौंदर्य के आश्रय से व्यंजन होने वाली कला और संगीत और क्रीड़ा आदि का समन्वय होता है। इसीलिए यहाँ पर जो दोनों कथन दिए गए हैं, स्थापना और तर्क, वो दोनों ही सही है। इसी के साथ चलते हैं गाइस प्रश्न संख्या 57 की तरफ। और प्रश्न संख्या 57 है, स्थापना काव्यानुभूति का मूल आधार लोकानुभूति ही है और तर्क दिया गया है क्योंकि केवल लोक जीवन का यथार्थ ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार करता है, कल्पना नहीं। और ऑप्शन है ए सही आर गलत, बी ऑप्शन ए गलत आर सही, सी ऑप्शन दोनों गलत और डी ऑप्शन दोनों सही। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहाँ पर जो स्थापना दिया गया है वो सही है लेकिन तर्क इसका गलत है। काव्य की अनुभूति का मूल आधार लोक संसार की अनुभूति है, अर्थात काव्य की अनुभूति हमें लोक की अनुभूति कराती है। केवल लोक जीवन का यथार्थ ही काव्य की अनुभूति में ज्ञान और भाव क्षेत्रों का विस्तार नहीं करता, बल्कि कल्पना का भी इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए जो ए स्थापना दिया गया है वो सही है लेकिन इसका तर्क वो गलत है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 58 की तरफ। और प्रश्न संख्या 58 है गाइस, स्थापना केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य और उसका एकमात्र नियम है और सौंदर्य ही अनंत काल तक कविता में गूंजता है। और तर्क दिया गया है क्योंकि सत्य और शिव कविता कामिनी के सौंदर्य वर्धन के लिए न तो उतने उपयोगी हैं और न कालजयी। और ऑप्शन है गाइस ए सही आर गलत, बी ऑप्शन ए सही और आर भी सही, सी ऑप्शन ए गलत आर सही और डी ऑप्शन दोनों बातें गलत। तो गाइस इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर दोनों ही बातें गलत कही गई हैं। केवल सुंदरता ही कविता का लक्ष्य नहीं होता है, उसका एक मात्र नियम नहीं है। सौंदर्य के अतिरिक्त भाव, विचार और अनुभूति इत्यादि भी कविता के पक्ष होते हैं। कविता के सौंदर्य वर्धन और अन्य पक्षों के लिए सत्य और शिव उपयोगी हैं और कालजयी हैं। इसीलिए यहाँ पर जो ऊपर दोनों बातें कही गई हैं वो गलत है। प्रश्न संख्या 59 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 59 है गाइस, स्थापना दिया गया है, स्थापना आधुनिक मनुष्य को इतिहास और समय के नियमों कानूनों का जितना ज्ञान है उतना पहले किसी युग में प्राप्त नहीं था। और तर्क दिया गया है क्योंकि मध्यकालीन संस्कृति में धर्म का जो केंद्रीय स्थान था उसने धीरे धीरे पीछे हटते हुए अपनी जगह इतिहास को समर्पित कर दिया। और ऑप्शन ए है ए सही आर गलत, बी ऑप्शन ए गलत आर सही, सी ऑप्शन दोनों गलत और डी ऑप्शन दोनों सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है, यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं हम प्रश्न संख्या 60 की तरफ। और प्रश्न संख्या 60 है, स्थापना दिया गया है
साहित्यिक सर्जना का एक आधार सामूहिक अचेतन को माना गया। और तर्क है क्योंकि कविता मूल सामूहिक वाचन के लिए ही होती है। और ऑप्शन है ए है कि दोनों सही, बी ऑप्शन ए सही आर गलत, डी ऑप्शन ए गलत आर सही और डी ऑप्शन है दोनों बातें गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। साहित्य सर्जना का एक आधार सामूहिक अवचेतन भी माना गया है। मनुष्य की मानसिक स्थिति चेतन और अचेतन में वर्गीकृत की जाती है। अचेतन अवस्था वह है जो मनुष्य के मस्तिष्क में सोई सी रहती है और अवसर आने पर या समय के अनुकूल होने पर सक्रिय हो जाती है। कविता का मूल उद्देश्य मात्र सामूहिक वाचन ही नहीं होता है, बल्कि यह सामूहिक या फिर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और अनुभूति का विषय है। तो गाइज यहाँ पर ए सही दिया गया है, लेकिन जो इसका तर्क है वो यहाँ पर गलत है। गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ। और प्रश्न संख्या 61 है, स्थापना दिया गया है कि आधुनिकता परंपरा का विलोम नहीं है क्योंकि यह प्राचीन और नवीन के द्वंद्व का परिणाम है। और तर्क दिया गया है क्योंकि आधुनिकता ने मानव ज्ञान को निरंतरता और नूतनता प्रदान की है, संस्कृति को गतिशीलता दी है। और ऑप्शन ए है ए सही आर गलत, बी ऑप्शन ए गलत आर सही, सी ऑप्शन दोनों सही और डी ऑप्शन दोनों गलत। तो यहाँ पर दोनों बातें सही कही गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की तरफ। और प्रश्न संख्या 62 है गाइज, स्थापना है भारतेंदु युगीन गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर कविता की भाषा ब्रज भाषा ही रह गई। और तर्क है क्योंकि भारतेंदु युगीन अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के थे। और ऑप्शन ए है ए सही आर गलत और बी ऑप्शन है ए गलत आर सही, सी ऑप्शन है दोनों गलत और डी ऑप्शन है दोनों सही। तो गाइज यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। भारतेंदु युग में साहित्य की भाषा में द्वंद्व दिखाई पड़ता है। इस युग में गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई, पर पद्य यानी कि कविता की भाषा ब्रज ही रही क्योंकि यह भाषा परिवर्तन का संधि काल था। भारतेंदु युग के अधिकांश कवि ब्रज क्षेत्र के ही नहीं थे, बल्कि यह बनारस, इलाहाबाद आदि क्षेत्रों से भी थे। इसलिए यहाँ पर जो स्थापना दिया गया है वो सही है, लेकिन इसका रीजन वो गलत है। इसी के साथ प्रश्न संख्या 63 है और स्थापना दिया गया है, शब्द को सुनते ही संकेत के बल पर जो अर्थ साक्षात समझ में आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। इस अर्थ को सूचित करने वाली शब्द वृत्ति अभिधा वृत्ति कहलाती है। और तर्क दिया गया है क्योंकि भाषा में अर्थ ग्रहण अभिधा वृत्ति से ही होता है। और ऑप्शन ए है ए गलत आर सही, बी ऑप्शन दोनों गलत और सी ऑप्शन ए सही आर गलत और डी ऑप्शन दोनों सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन जो इसका रीजन दिया गया है वो गलत है। शब्द को सुनते ही जो अर्थ साक्षात या सरल एवं सहज रूप से समझ आता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ शब्द वृत्ति को अभिधा वृत्ति कहते हैं। भाषा में अर्थ ग्रहण करने की 3 वृत्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। हम तीनों ही वृत्तियों में अर्थ ग्रहण करते हैं, इसीलिए स्थापना सही है, लेकिन इसका जो तर्क है रीजन है वो गलत है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 64 की तरफ। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ढेर सारा हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और हाँ गाइज बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। तो गाइज चलते हैं प्रश्न संख्या 64 जो कि इस प्रकार से है। स्थापना दिया गया है, जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। और तर्क है क्योंकि जाति साहित्य का निर्णायक तत्व है। और ए ऑप्शन है ए सही आर गलत, बी ऑप्शन दोनों गलत, सी ऑप्शन दोनों सही और डी ऑप्शन ए गलत आर सही। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। किसी भी जाति की सामाजिक स्थिति ही उस जाति के साहित्य की स्थिति होती है। जो स्थान किसी जाति का समाज में होता है वही उसका साहित्य में भी होता है। जाति साहित्य का निर्णायक तत्व नहीं है। साहित्य के निर्णायक तत्व तो उसकी भाषा, शैली, विषय वस्तु, देश काल एवं वातावरण आदि होता है। इसलिए यहाँ पर जो स्थापना है वो सही है, लेकिन रीजन इसका गलत दिया हुआ है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 65 की तरफ। और प्रश्न संख्या 65 है, स्थापना उत्तर आधुनिकता पूंजीवादी विकास की नई स्थिति और विश्व की नई अर्थव्यवस्था का परिणाम है। और तर्क दिया गया है क्योंकि
नव पूंजीवादी की नाना विकृतियों और नाना रूपों से सामाजिक साक्षात्कार ही उत्तर आधुनिकता है। और ऑप्शन दिए गए हैं, ए है दोनों गलत, बी ऑप्शन ए गलत आर सही, सी ऑप्शन दोनों सही और डी ऑप्शन ए सही और आर गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। तो गाइज इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। और प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है द्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। और सूची दो के ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और शंकराचार्य। गाइज इस क्वेश्चन को मैं पिछले क्लास में भी करा चुकी हूँ और ये शायद आप लोगों को पता होगा। तो गाइज द्वैत, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हैं मध्वाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत है मध्वाचार्य का। वहीं पर द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य का सिद्धांत है। और शुद्धाद्वैत ये सिद्धांत है वल्लभाचार्य का। वहीं पर विशिष्टाद्वैत, गाइस विशिष्टाद्वैत के जो सिद्धांतकार हैं वो हैं रामानुजाचार्य। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ। और प्रश्न संख्या 67 है गाइस, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन हैं चतुर्भुज दास, मीराभाई, श्री भट्ट, नंददास। सूची दो के ऑप्शन है युगल शतक, अनेकार्थ मंजरी, राग गोविंद, द्वादश यश, कृष्ण गीतावली। तो गाइस चतुर्भुज दास इनकी जो रचना है वो है द्वादश यश। और वहीं मीराबाई की रचना का नाम है राग गोविंद। और श्री भट्ट की रचना का नाम है युगल शतक। और नंददास इनकी रचना का नाम है अनेकार्थ मंजरी। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 68 की तरफ। और प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित ग्रंथकारों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन है हित तरंगिणी, सुदामाचरित, माधवानल कामकंदला, विज्ञान गीता। सूची दो के ऑप्शन है रहीम, केशवदास, आलम, नरोत्तम दास, कृपा राम। तो गाइस अगर कृपा राम का हो जाए तो हमारा हित हो जाएगा, अर्थात जो हित तरंगिणी रचना है वो है कृपा राम का। वहीं सुदामा चरित का जो लेखक हैं वो हैं नरोत्तम दास। और माधवानल कामकंदला इसके लेखक हैं आलम। और विज्ञान गीता इसके जो लेखक हैं वो हैं केशवदास। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ हमारा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 69 की तरफ। और प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन है अर्धकथानक, काव्य कल्पद्रुम, अलग शतक, 12 मासा। सूची दो के ऑप्शन है घनानंद, बनारसी दास, सेनापति, मुबारक, सुंदर। तो गाइज अर्धकथानक ये जो रचना है वो है बनारसी दास का अर्धकथानक। और काव्य कल्पद्रुम ये रचना है सेनापति का। और अलग शतक इसके रचनाकार हैं मुबारक। और 12 मासा इसके रचनाकार हैं सुंदर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 70 की तरफ। और प्रश्न संख्या 70 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची एक के ऑप्शन हैं राठौरी ख्यात, विराट पुराण, पुष्पदंत, चीन दत्त सूरी। और सूची दो के ऑप्शन हैं सारंगधर पद्धति, उपदेश सर, रसायन रास,
उत्तर पुराण गोरखनाथ दयाल दास। राठौर री ख्यात। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं दयाल दास। वहीं विराट पुराण के लेखक हैं गोरखनाथ और पुष्पदंत। इसके पुष्पदंत जी का जो रचना है वो है उत्तर पुराण। और जिनदत्त सूरी इनके रचनाकार का नाम है जिनदत्त सूरी इनके रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। राठौर री ख्यात, दयाल दास, विराट पुराण गोरखनाथ, उत्तर पुराण पुष्पदंत, उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 71 की तरफ। और प्रश्न संख्या 71 है गाइस, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिटा चुका है देश का, सब धनी विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। बी ऑप्शन है तुम भूल गए पुरुष सत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। और सी ऑप्शन है प्रथम रश्मि का आना रेगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। और डी ऑप्शन है क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। और सूची 2 के ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, संत, महादेवी वर्मा, निराला और मैथिली शरण गुप्त। तो गाइस वैश्यो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। ये जो पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त की। उसी के साथ गाइस जो ऑप्शन बी है भूल गए पुरुषत्व मोह में, कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। गाइस ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। वहीं पर गाइस जो ऑप्शन सी है प्रथम रश्मि का आना रेगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। तो गाइस ये जो पंक्तियां हैं ये हैं पंत जी की। वहीं पर गाइस जो ऑप्शन डी है क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। तो गाइस ये जो पंक्तियां हैं ये हैं महादेवी वर्मा की। तो गाइस अब बारी आती है इसके ऑप्शंस को देखने का। तो गाइस इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ गाइज ऑप्शन डी। तो गाइज चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 72 की तरफ। और प्रश्न संख्या 72 है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। और गाइज ऑप्शंस हैं सूची 1 के ऑप्शन है साहित्यकार समाजशास्त्र, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। और सूची 2 के ऑप्शन है इंद्रनाथ मदान, केदारनाथ सिंह अज्ञेय। तो गाइज अभी और भी है। सूची 1 के एक और ऑप्शन है अद्यतन और सूची 2 के ऑप्शन है नगेंद्र रामविलास शर्मा। तो गाइज साहित्य का जो समाजशास्त्र है इसके रचयिता हैं नगेंद्र। और वहीं प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं इसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। और आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान इसके रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। और अद्यतन इसके रचनाकार हैं गाइज अज्ञेय। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी
इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 73 की तरफ। और गाइज प्रश्न संख्या 73 है। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा और हमारे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और गाइज प्रश्न संख्या 73 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है छप्पर, शिकंजे का दर्द, अपने अपने पिंजरे, झोपड़ी में, राजभवन। सूची 2 के ऑप्शन है मोहनदास नेमिष-राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, माता प्रसाद, सुशीला टागोर और जयप्रकाश करदम। तो गाइस छप्पर के रचनाकार हैं जयप्रकाश करदम। और वहीं शिकंजे का दर्द, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं सुशीला टागोर। और अपने अपने पिंजरे, इसके रचनाकार हैं मोहनदास नेमिष-राय। और झोपड़ी से राजभवन, इसके रचनाकार हैं माता प्रसाद। गाइस आप लोग का भी सपना होगा कि हम लोग गरीब हैं और मान लीजिए कि अभी उतने हमारे पास पैसे नहीं हैं और मान लीजिए कि हम झोपड़ी में रहते हैं, तो हम लोग का भी सपना होगा कि हम अपनी माता को झोपड़ी से भवन तक के सफ़र को तय करें। तो गाइस झोपड़ी से राजभवन, इसके जो रचनाकार हो गए वो हो गए माता प्रसाद। तो गाइस ये मात्र एक ट्रिक था। तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ और देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पहले का पांचवा और बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। गाइस ये मात्र एक ट्रिक था, तो इसको और किसी मोड़ पर मत ले जाइएगा। तो छप्पर के रचनाकार हो गए जयप्रकाश करदम, शिकंजे का दर्द सुशीला टागोर, अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष-राय, झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद। तो गाइस चलते हैं प्रश्न संख्या 74 की तरफ। और प्रश्न संख्या 74 है। निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है यारों के यार, मछली मरी हुई, सपाट चेहरे वाला आदमी, कोसी का घटवार। सूची 2 के ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, शेखर जोशी, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, राजकमल चौधरी। तो गाइज यारों के यार, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कृष्णा सोबती। गाइज आप लोगों ने भी कृष्ण के बारे में देखा, सुना और जाना होगा। आप लोगों को भी पता होगा कि ये यारों के भी यार थे, मतलब ये यारी बहुत ही अच्छे से निभाते थे। तो गाइज ये ट्रिक के तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं कि यारों के यार अर्थात कृष्णा। तो इस तरह ट्रिक से याद करने पर रचनाएं जल्दी से याद हो जाती हैं। तो चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। मछली मरी हुई, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं राजकमल चौधरी। मछली मरी हुई। और सपाट चेहरे वाला आदमी, इसके रचनाकार हैं दूधनाथ सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी। और कोसी का घटवार, गाइस कोसी का घटवार, इसके जो कहानीकार हैं वो हैं शेखर जोशी। कोसी का घटवार। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाता है वो जाता है ऑप्शन ए को। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। तो चलते हैं गाइज हमारा आज का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न है निम्नलिखित संवाद पंक्तियों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। और सूची 1 के ऑप्शन है मैंने भावना का वर्णन किया है। सूची 2 के ऑप्शन है चंद्रगुप्त। वहीं पर गाइज बी ऑप्शन है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। सी ऑप्शन समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। और डी ऑप्शन है नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध। और सूची 2 के जो दूसरा ऑप्शन है वो है लहरों के राजहंस। तीसरा ऑप्शन आषाढ़ का एक दिन, कोमल, गांधार और स्कंदगुप्त। तो गाइज मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है। इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो हैं मोहन राकेश। और ये पंक्तियाँ आषाढ़ का एक दिन से लिया हुआ है। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है, आषाढ़ का एक दिन। और वहीं गाइस जो बी ऑप्शन है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है,
ये पंक्तियाँ स्कंदगुप्त से ली गई हैं और इसके रचनाकार हैं गाइस जयशंकर प्रसाद। वहीं पे ऑप्शन सी जो है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। ये पंक्तियाँ हैं चंद्रगुप्त की और इसके भी नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद। वहीं गाइस ऑप्शन डी जो है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध। तो गाइस ये लहरों के राजहंस नाटक से लिया गया है और इसके नाटककार है मोहन राकेश। तो गाइस इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। सॉरी गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ढेर सारा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।